बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट 2022 के लिए यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट से कवि एवं उनकी कृतियाँ या कवि और उनकी रचनाओं के बारे में, या कवि और उनकी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, कृतियां हैं, जो कि आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई हैं, पूछी जाती हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम यूपी टेट की बात करें, आप सभी को पता है 23 जनवरी 2022 जो न्यू डेट है आपके एग्ज़ाम की, वो बताई जा रही है। तो हम यहाँ पर जितने भी आपके 28 नवंबर के क्वेश्चन पेपर हैं, अगर उनकी बात करें तो उनको मैंने सॉल्व करा दिया है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं, वहां से अनुमान लगा सकते हैं कि पेपर कैसा आया था 28 नवंबर का। लेकिन हो सकता है आने वाले एग्जाम में पेपर कुछ हटके आए या टफ आए, इजी भी आ सकता है, परेशान मत होइएगा। यहाँ पर अगर हम डेली वीडियोस की बात करें तो आपकी हर सब्जेक्ट को प्रोवाइड कराया जा रहा है। बाल विकास, हिंदी, ईवीएस, अगर बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट तो वो अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मैंने प्रीवियस वीडियो कुछ डाल रखे, उन्हें आप देख सकते हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम शुरू करेंगे रेस्ट ऑफ दी आपके क्वेश्चंस जो कि कवि और कृतियों से संबंधित हैं। तो यहाँ पर ये आपकी थर्ड पार्ट है। अगर कवि और उनकी कृतियों की बात करें, प्रीवियस वीडियो में हमने इन सभी रचनाओं के बारे में बात कर ली थी, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में लगभग 50 हम कवि और उनकी कृतियों को लेकर के बात कर चुके हैं, और आज के इस वीडियो में हम 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, यानी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैं आपके। तो यहाँ पर हम आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सभी कवि और उनकी रचनाओं को, संग्रह को एकत्रित करके लाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 51 पूछा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? अगर हम हिंदी का प्रथम महाकाव्य की बात करें तो यह माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। करेक्ट आंसर यहाँ पर 51 का सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ जान लेते हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में, ये किसने लिखा है। सॉल्यूशन में आप देख पा रहे हैं, हिंदी साहित्य का आरंभ कुछ विद्वान चंद्रवरदाई द्वारा रचित है। कौन सी पुस्तक है? पृथ्वीराज रासो से मानते हैं, इन्होंने ही लिखी है। अगर हम बात करें चंद्रवरदाई की तो कुछ शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरते ईश्वर बाहुबली रास। उसके बाद दिखा है सरहपा, सरहपा भी पूछा जाता है, दोहा कोश है ये आपका। और उसके बाद गोरखनाथ जो कि स्वयंभू से मानते हैं। इसे भी पूछ सकते हैं कि स्वयंभू धारा रचित कौन सा है, तो ये गोरखनाथ है। ठीक है, सरहपा बहुत पूछा जाता है, ये दोहा कोश है प्रमुख। तो इतनी सारी चीजें हो गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 52। पूछा है, बिसलदेव रासो के रचयिता का नाम क्या है? बिसलदेव रासो के रचयिता का भी नाम पूछ लेगा आने वाले एग्जाम में, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको आंसर बताना है। तो अगर हम बात करें विसलदेव रासो के रचयिता का नाम, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का डी, नरपति नाल। नरपत नल करके पढ़ते हैं कहीं कहीं, ठीक है, नरपति नाल है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका डी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। 53 पूछा है कि चंद्रायन किसकी कृति है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें चंद्रायन की, तो चंद्रायन जो कृति है यह किसकी है? आपके ऑप्शन दिए, आपको आंसर बताना। खुद से भी आप इन क्वेश्चन का आंसर करते चलिए। तो अगर हम बात करें चंद्रायन की, तो यह मुल्ला दाऊद की कृति है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 54। 54 पूछा है कि इनमें से कौन सी रचना जायसी की है? यानी मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है, जायसी जी का। तो इनकी कौन सी रचना है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, आप आंसर करिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जायसी की रचना की, तो करेक्ट आंसर 54 का डी मिलेगा, पद्मावत। पद्मावत बहुत ही फेमस रचना है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और चीजें। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, चित्तौड़ की प्रसिद्ध राजपूत रानी पद्मिनी का वर्णन किया गया है पद्मावत में, जो रावल रतन सिंह की पत्नी थी। यह फिल्म दिल्ली सल्तनत के तुर्की शासक अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर दिया है सन भी 1303। ठीक है, 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर आक्रमण को भी दर्शाती है।
तो अगर हम पद्मावत की बात करें तो मूवी भी इस पर आई है, काफ़ी लोगों ने देखा होगा। मैंने तो नहीं देखा। पद्मावत के अनुसार दिया है, चित्तौड़ पर अलाउद्दीन के आक्रमण का कारण रानी पद्मिनी के अनुपम सौंदर्य के प्रति उसका आकर्षण था। अंततः 28 जनवरी 1303 ईस्वी को सुल्तान चित्तौड़ के किले पर आक्रमण करने में सफल हुआ। राणा रतन सिंह युद्ध में शहीद हुए और उनकी पत्नी रानी पद्मिनी ने अन्य स्त्रियों के साथ आत्मसम्मान और गौरव को मृत्यु से ऊपर रखते हुए जौहर कर लिया। तो इतनी सारी चीजें हो गई रानी पद्मावती के बारे में। तो पद्मावत जो है वह जयसी जी की प्रमुख रचना है। इन सब चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 55 पूछा है कि कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है। इनमें से आपको बताना है। अगर हम 55 की बात करें तो यहाँ पर 55 की बात करें तो आधुनिक काल का राम काव्य जिसे कहते हैं वह है साकेत। साकेत किसकी रचना है आप कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 56 पूछा है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है। तुलसी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, पहले उन्हें हम देख लेते हैं, फिर बढ़ते हैं कि कौन सी रचना नहीं है। तो अगर हम बात करें इनमें से कौन सी तुलसी की रचना है, दोहावली, विनय पत्रिका, बरवय रामायण, ये जो हैं तीनों रचनाएं हैं तुलसीदास जी की, जबकि रामचंद्रिका इनकी कृति या रचना नहीं है। किसकी है आप कमेंट द्वारा जरूर बताएं। कुछ आप भी हमारे साथ मेहनत करें ताकि आपका जो नॉलेज है ना, कह सकते हैं जो बौद्धिक स्तर, जो बौद्धिक ज्ञान है वो तेजी से बढ़ेगा, आपको चीजें याद रहेंगी। इसलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ बीच बीच में। आगे इनमें से कौन सी रचना केशव की है। केशव की कौन सी रचना है आपको बतानी है। तो अगर हम बात करें केशव की रचना की तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कवि प्रिय। कवि प्रिय जो है वह रचना है किसकी, केशव की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है देख लेते हैं। 58 पूछा है इनमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है। अगर हम बात करें सूरदास की फेमस रचनाओं की तो आप सभी को पता है, तीन मुख्य हैं, सूरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी। ये सभी रचनाएं जो हैं वह सूरदास की हैं। नहीं आएगी उद्धव शतक। उद्धव शतक जो है वह किसकी रचना है, क्योंकि 2018 के क्वेश्चन पेपर में उद्धव शतक पूछा था। तो दोस्तों अगर हम बात करें उद्धव शतक की तो यह है जगन्नाथ रत्नाकर की। ये बहुत फेमस कृति है, ठीक है। ये आपके 2018 के क्वेश्चन पेपर में पूछी गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर सीधा सीधा आंसर बता दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 59 नंबर का। पूछा है खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है। अगर हम बात करें खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है तो वो है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसने लिखा है, किसकी कृति है, वो आपको कमेंट में बताना है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पूछा है भारत भारती के रचयिता कौन है इनमें से। और यहाँ पर अगर हम बात करें भारत भारती के अलावा तो ये जो यहाँ पर आपके लेखक दिए हैं वो बहुत फेमस हैं, इनको राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर भारत भारती के रचयिता की बात करें, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। तो जान लेते हैं मैथिली शरण की कुछ कृतियां जो इम्पोर्टेंट हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म दिया है 3 अगस्त 1886, ठीक है। और मृत्यु कब हुई थी तो 12 दिसंबर, यहाँ पर देख पा रहे हैं 12 दिसंबर 1964, ये हो गया इनकी मृत्यु। इतनी चीजें। हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महाकवि या महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि दद्दा नाम से किसे साहित्य जगत में जो है संबोधित किया जाता है, तो वो है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। उनकी कृति भारत भारती 1912 में आई, ठीक है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी जो है वो दी थी। इनकी जयंती की बात करें तो 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन यहाँ पर दिया 19
1954 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो देख लीजिए राष्ट्र कवि कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें मैथिली शरण गुप्त जी की, इतनी सारी चीजें हो गई, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है, यानी जैनेन्द्र द्वारा रचित है। जैनेन्द्र जी के बारे में भी मैंने प्रीवियस वीडियो में काफी सारी चीजों को लेकर के बात की थी कि कौन कौन सी जो रचनाएं हैं वो पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर जैनेन्द्र जी की जो रचित कृति है वह है परख। करेक्ट आंसर 61 का बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 62 पूछा है हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। अगर हम बात करें हिंदी गद्य के जन्मदाता की, तो किसे आप मानते हैं। तो यहाँ पर छायावादी की बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह छायावादी कवि हैं। अगर इनके बारे में हम बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतीय नव जागरण के पिता हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में भी। जैसे मैथिली शरण गुप्त के बारे में, वैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सभी के बारे में मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें, रचनाएं, जन्म मृत्यु सब कुछ बताया हुआ है। प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा वो वीडियो। चलिए 63 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 पूछा है कि कवि कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया। कालिदास की बात करें तो अभिज्ञान शकुंतलम इनके द्वारा रचित कृति है। ठीक है, पूछ लेता है एग्जाम में। तो अगर हम बात करें हिंदी अनुवाद किसने, इन्होंने संस्कृत में किया है अभिज्ञान शकुंतलम का वर्णन। और अगर इसके हिंदी अनुवाद की बात करें तो इसको दिया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। हिंदी में पूरी चीजें बताई हुई हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा है कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। आपके ऑप्शन दिए हैं, बताना है कि स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें स्वर्ण काल की, तो भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। आपके लिए प्रश्न है रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल, इनको किस नाम से जाना जाता है, जरूर बताइएगा कमेंट द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 65। पूछा है सूरदास के गुरु कौन थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सूरदास के गुरु की, तो वल्लभाचार्य जी जो हैं वह सूरदास के गुरु थे। वहीं अगर हम रामदास की बात करें या रामानंद की, तो ये किसके गुरु हैं, जरूर कमेंट द्वारा बताइएगा। यहाँ पर कमेंट में पूछने का मतलब यही है कि आपको कितना नॉलेज है, आप कितनी चीजें जानते हैं। अपने एग्जाम की तैयारी के लिए आपने क्या कुछ पढ़ रखा है, इसलिए यहाँ पर मैं पूछ लेती हूँ आपसे क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 है कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। अगर हम कामायनी की बात करें, बहुत फेमस कृति है, किसकी है कामायनी, जरूर बताइएगा। तो कामायनी ग्रंथ की बात करें तो यह है महाकाव्य। जान लेते हैं कामायनी महाकाव्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीजें। कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। इसके जो रचयिता हैं, देखिए यहाँ पर आपको आंसर भी मिल गया, जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। अगर हम कामायनी की बात करें, प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना है। 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई, परंतु इसका प्रणयन यानी जो प्रकाशन है प्राय 7 से 8 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो चुका था। चिंता से प्रारंभ का आनंद तक 15 सर्गों के इस महाकाव्य में मानव मन की विविध अंतर्वृत्तियों का क्रमिक उन्मीलन इस कौशल से किया गया कि मानव सृष्टि के आदि से अब तक के जीवन के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास का इतिहास भी स्पष्ट हो जाता है। तो दोस्तों कामायनी के बारे में आप जान गए हैं, कितनी इम्पोर्टेंट कृति है और जयशंकर प्रसाद द्वारा यह रचित है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। पूछा है गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। यानी गागर में सागर, एक गगरी में पूरा सागर भर दो, यह कार्य किस कवि ने किया है। तो अगर हम बात करें गागर में सागर भरने का कार्य, तो यह है बिहारी जी की जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं, बहुत फेमस हैं, उनको भी आप ध्यान में रखिएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 68 नंबर का। 68 है वापसी किस विधा में रचित है। जो वापसी है यहाँ पर
कृति। इसको हम क्या कहेंगे? आत्मकथा, कहानी, संस्मरण या यात्रा व्रत, क्या कहेंगे आप? तो वापसी जो विधा है वह कहानी है। इस कहानी को आप पढ़ेंगे तो बहुत फेमस है। वापसी किसके द्वारा रचित है? तो इसे भी आप जरूर बताइएगा, कहानी किसके द्वारा रचित है। 69 देख लेते हैं। पूछा है फणीश्वर नाथ रेणु से संबद्ध सही प्रदेश का नाम चुनिए। यानी जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं, इनके बारे में कल के वीडियो मैंने बहुत डिटेल में बात की थी। जन्म, मृत्यु, चीजें, कृतियां, फणीश्वर नाथ रेणु, इनसे भी काफी प्रश्न पूछता है एग्जाम में, तो उसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम बात करें फणीश्वर नाथ रेणु की, तो यह बिहार से संबंध रखते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 70 नंबर का। पूछा है विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? जो विद्यापति है, इसकी पदावली है, इसकी भाषा क्या है आपको बतानी है। तो 70 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको ए देखने को मिलेगा। विद्यापति की पदावली की भाषा जो है वह मैथिली है। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 71। तो ये रहा हमारा 71 नंबर का क्वेश्चन। पूछा है को उग्र कहते हैं। किसे हम उग्र के नाम से जानते हैं या किसे हम उग्र कहते हैं? अगर हम राष्ट्र कवियों की बात करें या हिंदी के कवियों की बात करें, तो करेक्ट आंसर आपको बी देखने को मिलेगा। पांडेय, बेचन, शर्मा को उग्र के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें हम उग्र भी कहते हैं। करेक्ट आंसर 71 का बी हो जाएगा। बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पूछा है बिहारी किस राजा के दरबारी थे? यानी दरबारी कवि थे। तो बिहारी जो राजा हैं वो किस दरबारी के कवि थे? तो यहाँ पर अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, तो हो जाएगा सी, जयसिंह। बिहारी जो है वह जयसिंह राजा के दरबारी कवि थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 73। 71 पूछा है शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है? इनमें से आपको बताना है शेष कादम्बरी के रचयिता। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अलका सरावगी। ये जो है यह शेष कादम्बरी के रचयिता है। देखिए कुछ कृतियाँ जो हैं जो पूछी जा सकती हैं उनको मैंने सीधे सीधे रख दिया है। बाकी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैंने सॉल्यूशन में दिखा रखा है कि आप उनसे संबंधित और चीज़ें जान सकें। तो बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पूछा है राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। इनमें से कौन राग दरबारी जिनका उपन्यास है, उनके रचयिता का नाम अगर हम बात करें यहाँ पर श्री लाल शुक्ल की, तो श्री लाल शुक्ल जो हैं वह राग दरबारी के रचयिता हैं। यह इनका उपन्यास है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 74 का बी मिलेगा आपको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। पूस की रात, इसको कौन नहीं पढ़ा होगा? मेरे हिसाब से इसको सभी ने पढ़ा होगा। कुछ ने तो बचपन की किताबों में पढ़ा होगा, कुछ ने बड़े होकर पढ़ा होगा पूस की रात। ठीक है, हल्कू सभी को याद होंगे पूस की रात में। तो कहानी के रचयिता या रचनाकार कौन है अगर हम पूस की रात की बात करें? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियां हैं, ये कहानियों के कवि भी कहलाते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में मैंने कल पूरा डिटेल में बात की थी। तो जितने भी लोग हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। आपको कवि और कृतियाँ रोज की वीडियो में 25 से 30 मिलेंगी। रोज हम 25 लेके इसलिए चलते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में भी हमने 25 लगभग जो है वो कृतियाँ, कवि और कृतियों के बारे में जाना, जो कि इम्पोर्टेंट थी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कवि और कृतियों के बारे में बात करेंगे। लगभग 183 पेज की PDF है ये आपकी, जो आपके लिए ही तैयार की गई थी। तो यहाँ पर अगर हम यूपी टेट के अलावा सुपर टेट की बात करें तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सभी में पूछा जाता है हिंदी से क्वेश्चन, जिसमें कवि और उनकी कृतियाँ तो कभी नहीं बदलती। तो दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम रेस्ट ऑफ द कवि और कृतियों को लेकर के बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।